हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर वाई स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस के हम 20 क्वेश्चंस को रीड करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस को रीड किया था। तो वो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये फिजिक्स से होंगे, बोले तो भौतिक विज्ञान से। तो पहला प्रश्न है हमारा आज का कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों औने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, इसका क्या कारण हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, दूसरा बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, या हो सकता है कि उसे कम बल लगने की आवश्यकता हो, या हो सकता है कि उसे अधिक बल लगने की आवश्यकता हो। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी खिलाड़ी इसलिए करता है ताकि बॉल ऐसा करने से विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। बल गुणनफल है, बताना है कि बल किसका गुणनफल है। द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, या भार और त्वरण का। दोस्तों, ये तो हमको पता है कि बल F बराबर ma होता है, जहाँ m जो होता है द्रव्यमान होता है और a जो होता है त्वरण होता है। इसलिए बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, इसलिए ऑप्शन वी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो न्यूटन के दूसरे नियम से संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे कि बल F बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, बोले तो F बराबर ma, अतः बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, या भार में परिवर्तन होता है, या फिर मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में जो भार होता है वो घट जाता है और उसकी मात्रा होती है वो अपरिवर्तित रहती है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र 1/6 है। अतः किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित करने पर उसका भार बढ़ता है, परंतु मात्रा अपरिवर्तित रहती है। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.25 सेकंड लगता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण के अलावा चंद्रमा अपनी धुरी पर भी घूर्णन करता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा का मात्र 59% भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। दोस्तों, अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। ओके, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो भार W बराबर mg होता है, जैसा कि हम जानते ही हैं। अब ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, अतः सभी स्थानों पर समान भार में द्रव्यमान m का मान समान होगा। नेक्स्ट प्रश्न। शरीर का वजन बताना है कि शरीर का वजन, पहला ऑप्शन दिया है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, या ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। दोस्तों, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जो शरीर का वजन है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होने के कारण मानव शरीर प्रति पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक होता है तथा यहाँ मानव शरीर बोल सकते हो, या किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक होता है तथा भूमध्य रेखा पर शून्य होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है इसलिए, यह चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, यह चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, ये चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। क्या पूछा हमसे कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि जो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है वो पृथ्वी की तुलना में कम होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र 1/6 है। अतः किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित करने पर उसका भार बढ़ता है, परंतु मात्रा अपरिवर्तित रहती है। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चंद्रमा का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.25 सेकंड लगता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण के अलावा चंद्रमा अपनी धुरी पर भी घूर्णन करता है, और चंद्रमा का मात्र 59% भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल, या 0 जूल। दोस्तों, यहाँ क्या है कि 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए, तो यहाँ पर वस्तु द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है। एक व्यक्ति द्वारा उठाकर उसे 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखना है, तो इसके द्वारा जो वस्तु द्वारा किया गया कार्य होगा वो 0 होगा, इसलिए ऑप्शन टी इज राइट। डिटेल्स में हम पता है कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, यहाँ दिशा दिखाई गई है एस कॉस थीटा द्वारा, तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा से व्यक्ति द्वारा बल लगाया गया मगर वस्तु द्वारा कोई विस्थापन तय नहीं किया गया है, अर्थात इसका विस्थापन 0 होगा, जिससे कार्य भी 0 होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है, पर
पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, मतलब उसके द्वारा किया गया कार्य कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, या अधिकतम कार्य है तो दोस्तों उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है अगर दीवार अपनी जगह ही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? ताकि तेज चल सके, या फिसलने की संभावना कम हो जाए, या शक्ति संरक्षण हेतु, या स्थायित्व बढ़ाने के लिए। दोस्तों कोई भी व्यक्ति ऐसा इसलिए करता है ताकि उसका स्थायित्व बढ़े। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति स्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि? इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, या इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, या इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, या यह एक आश्चर्य है। दोस्तों इसका कारण केवल यह है कि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो इसके आधार से होकर जाती है, इसी के कारण ये तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। ओके, डिटेल्स में पढ़ें तो पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है वो तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। इसका कारण यह है कि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि? पता नहीं कि जब जाड़ों में अधिक ठंड पड़ती है तो पानी की पाइप है वो फट जाती है, ऐसा किसके का क्यों होता है? जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, या जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, या जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, या जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। दोस्तों ये तो हमको पता ही है कि जमने के बाद जो पानी का होता है उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। ऐसा जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है इसलिए होता है। इसके अतिरिक्त 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा और जल के जो आयतन है उसमें वृद्धि होगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, या जमने पर जल का आयतन घट जाता है, या जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या कांच ऊष्मा का कुछ अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमको पता ही है कि जमने के बाद जो पानी का आयतन है वो बढ़ता है, इसलिए पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट सकती है। ओके, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का जो घनत्व है वो घटेगा और जल के आयतन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट प्रश्न। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? क्या कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? अच्छा, आयतन में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, या आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, या पानी जम सकता है। दोस्तों केवल यहाँ कारण ये हो सकता है कि आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। डिटेल्स में पढ़ें तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर सबसे अधिक होता है, अतः जल का आयतन सबसे कम होता है इस स्थिति में, क्योंकि घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व के बढ़ने के कारण आयतन घटेगा, जबकि 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा और जल के आयतन में वृद्धि होगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? अच्छा, बताना है कि एक झील है जो तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? नाव के भार से कम, नाव के भार से ज़्यादा, या नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, या नाव के भार के बराबर? दोस्तों यहाँ पर जो नाव के पानी का भार होगा वो नाव के उस भाग के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, या गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन? दोस्तों हमको पता है कि गति का जो पहला नियम होता है न्यूटन का, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार यहाँ अगर हम कालीन चारपाई पर मान लो रखी हुई है, हम उसे अचानक उठाते हैं तो एकदम विराम की स्थिति से गतिशील अवस्था में आ जाती है, तो यहाँ गति का पहला नियम लागू होता है। डिटेल्स में पढ़ें तो किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्या कारण है इसका? बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, या जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, या बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है? दोस्तों सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन इसलिए होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक, अगर इसे हम डिटेल्स में पढ़ें तो सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह अर्थात पृथ्वी को खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर से झटका देकर पृथ्वी को पीछे धकेलते हैं और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं।
तीसरा नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट प्रश्न, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होता है, या पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, या बर्फ़ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि पैर तथा बर्फ़ के मध्य जो घर्षण बल होता है वो रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बिल्कुल यही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी पीछे डिस्कस किया था, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो सड़क पर चलने में हम आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर से झटका देकर पृथ्वी को पीछे धकेलते हैं और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, ऐसा क्यों? जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, या लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन, मतलब लुढ़कन अवस्था जो है वो घर्षण बल, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, या खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, या ऊपरी विकल्पों के अतिरिक्त कोई नहीं। दोस्तों ऐसा इसलिए करते हैं हम क्योंकि जो लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल है वो फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह हम लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? मतलब पूछा है कि एक नदी में चल रहा जहाज समुद्र में जब आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? पहले जितना होगा मतलब पहले के बराबर होगा, या थोड़ा ऊपर आएगा, या थोड़ा नीचे जाएगा, या ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। दोस्तों हमको पता है नदी में जो जल होता है वो समुद्र की अपेक्षा काफ़ी कम होगा, इसलिए अगर हम जो चलता हुआ जहाज़ है अगर उसे समुद्र में ले जाते हैं तो उसका स्तर ऊपर आएगा, क्योंकि समुद्र का जो पानी है उसमें बहुत पानी होता है, उसके दबाव के कारण जहाज़ का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है तब जहाज़ का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों इससे पहले कि आप सोच रहे होंगे ये 70वां क्वेश्चन है, इससे पहले के जो 15 क्वेश्चन हैं वो हमने पिछले की वीडियो में डिस्कस किए हैं, वहाँ जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों? लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, या लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, या लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, या पारा पानी से भारी है। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोहे का घनत्व होता है वो पानी से अधिक होता है, इसलिए यह पानी में डूब जाती है, और पारे से कम होता है इसलिए यह पारे में तैरती है। ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु डूब जाएगी, क्योंकि वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। दोस्तों बस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको लगता हो कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।